भाई में साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे हैं, एकदम लाजवाब, शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। अपनी मेहनत को आप सभी बरकरार रखते हुए एक मन में सपना है कि इस बार हमें एक सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सपना आपने देखा है। पता है, मैं हमेशा आप सभी की बहुत तारीफ करता हूं सभी से, क्योंकि आप सब वो हैं जो इस उम्र में ना अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझकर अपने करियर को एक सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। हालांकि हम तुम लोगों के लिए ये कोई बात बहुत खास नहीं है, क्योंकि हम तुम लोग ज़्यादातर जिम्मेदार होते ही हैं, गांव वाली पृष्ठभूमि से, लोअर मिडिल फैमिली वाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे आप ही की तरह समझदार जिम्मेदार हैं। बहुत सारे माता पिता सिर्फ परेशान होते हैं। आपकी उम्र के उनके बच्चे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना तो छोड़िए, वो उल्ट पुल्ट दिशाओं में जा चुके हैं। और जहां माता पिता बहुत परेशान होते हैं, सिर्फ वो चाहते हैं कि ये सही दिशा में आ जाए, चाहे घर बैठ के खा ले, कमा के इसे हम खिला देंगे। तो अगर उनसे तुलना की जाए तब तो आप बहुत लाख गुना अच्छे हैं भाई। बहुत मेहनत आप सभी कर रहे हैं, करते रहिए। बस थोड़ा एक तो ना रास्ते में डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करिएगा, थोड़ा अपना रास्ते पर बने रहिए। और आप बिल्कुल मत चिंता करिए, जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले आपको जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। आप निश्चिंत होकर मेहनत करते रहिए। बाकी ईश्वर से की गई मेरी हर एक प्रार्थना में आप सभी के लिए सफलता की दुआएं होती हैं, ईश्वर उन्हें पूरी करें, ऐसी मेरी कामना आप सभी के लिए रहती है। चलो, बहुत अच्छे हैं सभी, बहुत बढ़िया हैं। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करिए, बहुत मेहनत करने की क्षमता रखिए, कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढिए और बिल्कुल दिल लगाकर मेहनत करिए। चलो शुरू करते हैं एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कक्षा को। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कल हमने पढ़ा था ना, उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। और ये प्रश्न आपकी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और साथ ही जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं मैंने उनको प्रैक्टिस के लिए डाल दिया है। उनके चांसेस हैं आगे पूछे जाने के। चलो देखिए, सवाल क्या कहता है। प्रकाश की चाल को सबसे पहले सफलतापूर्वक किसने मापा था। तो ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रकाश की चाल को किसके द्वारा मापा गया था, ओले रोमर साहब के द्वारा। बाकी ऑप्शन यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सारे ऑप्शंस आते हुए चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश पैदा करती हैं क्या कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो खुद का प्रकाश पैदा करती हैं उन्हें हम क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम कहलाते हैं दीप्त वस्तुएं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनकी खुद की लाइट होती है, उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चंद्रमा, मेज और किताब को किस श्रेणी की वस्तुओं में रखा जाएगा। तो इनमें से तीनों के ही आप अगर उदाहरण देखें तो किसी के पास भी प्रकाश नहीं है, तो आप कहेंगे इन्हें अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपका उत्तर बहुत अच्छा है और यह है राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, इनको बाद में नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर नोट करने के लिए अभी समय दूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, इनको आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा। जिन वस्तुओं के आर पार हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं और प्रकाश उनके अंदर से आसानी से गुजर जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके आर पार प्रकाश आसानी से गुजर जाए उन्हें क्या कहोगे आप, पारदर्शी वस्तुएं, यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपका उत्तर क्या है भाई, वाह, डी। हालांकि ये सब कल की थ्योरी में से ही तो है, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अरे भाई, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है यार, कल जो पढ़ा है उसमें से सीधे सीधे सवाल हैं, इनको तो फटाफट करो और नया पढ़ो, इसमें थोड़ा ना टाइम वेस्ट करना है दोस्त। लकड़ी का दरवाजा, लोहे की चादर और पत्थर किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं। पारदर्शी, इनमें से आर पार नहीं दिख सकता, ये सभी अपारदर्शी हैं। ट्रांसल्यूसेंट, पारभासी का मतलब आधा अधूरा दिखे। दीप्त का मतलब जिनके पास अपना प्रकाश हो, जी नहीं। ये कैसी हैं, अपारदर्शी वस्तुएं हैं, ओपेक हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है वो भाई मत करिए इसको, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। पहले आप तसल्ली से कल की क्लास को करिए, उसके बाद में फिर इन क्वेश्चंस को करना। अगला सवाल है, वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल कुछ हिस्सा ही बाहर निकल पाता है और आर पार धुंधला दिखाई देता है, क्या कहलाती हैं। तो आधा अधूरा प्रकाश जिनसे निकल पाता है उन्हें कहते हैं हम पारभासी, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु का उदाहरण है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो देखो, चंद्रमा एक ग्रह ही है। ठीक है, चंद्रमा क्या है, एक ग्रह है।
ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, तारे के पास अपना प्रकाश होता है और सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। दर्पण के पास अपना प्रकाश नहीं होता। सर दीप्त और अदीप्त किसे कहते हैं? भाई कल की क्लास देखो, बहुत अच्छे से आपको कराया है, बीच में से कोई भी साथी क्लास से मत जोड़िए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है कि तेल लगा हुआ कागज या धुंधला कांच प्रकाश के मार्ग में किस प्रकार के पदार्थ का व्यवहार करते हैं? देखिए, अगर आप कागज पर तेल लगा देंगे ना, ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है। बगैर तेल लगे कागज में से प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप उस पर तेल लगा देते हैं तो उसमें से प्रकाश बाहर निकलना शुरू हो जाता है। धुंधला कांच भी इसी तरह का है। धुंधले कांच का मतलब जिसमें से आधा अधूरा प्रकाश बाहर निकले, तो उसको आप क्या आपको बोलोगे? उसको बोलोगे ये है पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट, राइट। इनको हमने कह दिया ट्रांसल्यूसेंट। चलो अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों में से होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकती और जिनकी स्पष्ट छाया बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें नहीं जा सकती उनकी ही छाया बन सकती है, और ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं यानी कि ओपेक मटेरियल। तो एक ही बात को देखो वो कितने तरीके से पूछ सकता है। ये सभी आपकी परीक्षा की पीवाईक्यू और आपके स्तर की अन्य परीक्षाओं की पीवाईक्यू हैं, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं जिनके आने के आपकी परीक्षा में चांसेस हैं। तो एक ही सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसका मान कितना होता है? तो देखो, जैसे 2 3 गुणा 10 की पावर 8 है, लेकिन ध्यान देना ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, तो उत्तर होगा मीटर प्रति सेकंड। आपका उत्तर क्या है? बी। बहुत ही बढ़िया, एकदम राइट आंसर ऑप्शन है बी। इसका लगाया है, ठीक लगाया है ना? ठीक है, सी इसका बी हो गया। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी, अच्छा यहां तक आप नहीं कर पाओगे अभी अब आप यहां तक के क्वेश्चन हमने कल के हिसाब से कर लिए। अब देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से सीखा प्रकाश क्या होता है, वस्तुएं कैसी होती हैं, प्रकाश के गुजरने के आधार पर तमाम तरह की चीजें जो प्रकाश से संबंधित थी अब तक हमने डिस्कस कर ली, और उनके कुछ क्वेश्चंस करके आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अभी हमें जो चर्चा करनी है, जैसा कि कल मैंने बताया था कि हमें इस पूरे चैप्टर में प्रकाशिक घटनाओं को पढ़ना है, हमें ऑप्टिकल फिनोमिनाज को पढ़ना है, और उसमें सबसे पहली घटना क्या है? परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले आप प्रकाश छोड़िए, आप परावर्तन का मतलब समझिए, आप रिफ्लेक्शन का मतलब समझिए। देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप ऐसे इमेजिन करिए जैसे हम एक ऐसी जगह पे हैं, मान लो किसी ग्रह पे हम गए, और वहां पे जिस कमरे में हम खड़े हैं उस कमरे में केवल हवा है और बाहर पानी पानी है, हर जगह पानी है। किसी दूसरे ग्रह पे हम चले गए, अब उस कमरे में तो हवा है, नॉर्मल है वो तो कमरा, बाहर पानी पानी है। मैंने एक बॉल ली और मैंने बॉल को लिया और दीवार में मारा, बॉल जाएगी, दीवार में टकराएगी और मेरे पास वापस लौट जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉल हवा से गई और हवा में ही आ गई? दीवार के पार पानी में तो नहीं चली जाएगी। हवा, पानी, इन सब को बोला जाता है माध्यम यानी कि मीडियम। तो मैं कह सकता हूं कि बॉल जिस माध्यम से गई है उस माध्यम से ही वापस आ गई है। तो जब कोई चीज जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में वापस आ जाए तो इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। आप ये नहीं कह सकते किसी चीज का टकरा कर आना परावर्तन है, ये अधूरी डेफिनेशन है। पूरी परिभाषा है पेपर में जो पूछी जाती है कि कोई वस्तु जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम में वापस लौट कर आ जाए, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइट पड़ रही है ऊपर से, ये मुझसे टकरा कर भी इधर उधर फैल रही है, ये लाइट कैमरे से टकरा कर मेरी आंखों तक आ रही है। तो किसी भी वस्तु का दिखना तब ही संभव है जब उससे जाकर लाइट टकराए और वापस आपकी आंखों तक आ जाए। अगर उससे टकराएगी ही नहीं लाइट, उसमें से पार निकल जाएगी, तब कैसे होगा? तो लाइट का टकराकर वापस आने को हम क्या कहते हैं?
परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और टकराकर भी कौन से माध्यम में? अपने ही माध्यम में। ये लिखोगे आप प्रॉपर, है ना? तो लिखिए प्रकाश का टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आना। अब कोई ये ना कहना जी ये लिखो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चाहो तो तुम लिख दो, वो बच्चों वाली बात। मेरे हिसाब से इतना काफी है समझने के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आप ऐसा लिखिए। ठीक है, अच्छा, यानी कि कमिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, टकराने के बाद वापस से अपने ही माध्यम में लौट आने को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, यूं तो प्रकाश जो है वो किसी भी वस्तु से टकराकर परावर्तित हो सकता है, जिससे भी टकराएगा उससे लौट के आ जाएगा। अब देखिए, टकराने के दो तरीके होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, परावर्तन के प्रकार मैं लिखूंगा या ऐसे लिख दो, परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप। परावर्तन दो तरह का होता है। कौन कौन सा परावर्तन होता है? देखिए, पहला परावर्तन है आपका, एक होता है सतत परावर्तन। जिसको बोलोगे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, सतत परावर्तन क्या होता है? सतत परावर्तन का मतलब है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और प्रकाश इससे टकराए। मान लो ऐसे करके आपने यहां एक टॉर्च जला दी। देखो, जब टॉर्च जलाते हैं ना हम, उससे जो रोशनी निकलती है उससे करोड़ों किरणें निकलती हैं। मैं कुछ किरणों की बात कर रहा हूं, मान लो मैं 4-6 किरणों की बात कर रहा हूं कि वो भाई ऐसे ऐसे करके यहां से आके टकराएं। मान लो मैं 3 किरणों की बात करता हूं, तो अगर ये किरणें टकराने के बाद भी इस तरीके से जाएं, ऐसे, इस तरीके का मतलब क्या है? देखिए, इस तरीके का मतलब है कि ये जिस कोण से आई है उसी कोण से जाए। एंगल कहां से देखोगे तुम? एंगल देखोगे यहां से। इन चीजों को बहुत मुश्किल मत समझो, बहुत आसानी के साथ समझो कि भाई ये आने वाली किरण ने इस लाइन के साथ जितना कोण बनाया आते समय, अगर जाते समय भी उतना ही कोण बना रही है, तो इस परावर्तन को हम कहेंगे सतत परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सतत परावर्तन हमेशा किससे संभव है? यह केवल संभव हो पाता है एक चिकने पृष्ठ से। ठीक है, चिकने पृष्ठ से, फ्रॉम स्मूथ सरफेस। तो आप लिखोगे कि सतत परावर्तन क्या है? चिकने पृष्ठ से परावर्तन। जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहेंगे सतत परावर्तन। लिखिए, चिकने पृष्ठ से सतत परावर्तन कहां से होता है? आप कहोगे जी ये होता है चिकने पृष्ठ से, यानी कि फ्रॉम स्मूथ सरफेस। वहीं अगर आप किसी खुरदरे सतह पर प्रकाश डालोगे, देखो जैसे मान लीजिए ये एक सतह है और ये है खुरदरी, ये बिल्कुल रफ है। ठीक है, और अगर आप इस पर प्रकाश डालोगे ना, जैसे ये प्रकाश की किरणें आई मान लो ऐसे ऐसे करके, अब कोई तो किरण जा रही है किसी कोण से, कोई तो गई किसी एंगल से, मान लो ऐसे गई, कोई गई किसी एंगल से, कोई चली गई किसी एंगल से। तो ये किससे होगा? ऐसा होता है खुरदरे सरफेस से। ठीक है, ये सरफेस कैसा है? खुरदरा है, यानी कि रफ है।
तो इसको हम बोलेंगे असतत परावर्तन, असतत परावर्तन, यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, असतत परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, असतत परावर्तन हो जाएगा जो किससे होता है, खुरदरी सतह से। ठीक है, यानी कि फ्रॉम रफ सरफेस। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ कि भैया ठीक है, यहां तक की बात मुझे समझ आ गई है। फटाफट थम्स अप करिए जल्दी से। जल्दी बताइए, यहां तक कोई समस्या हो? ठीक है, चलो। अगर प्रकाश की किरण जैसे आ रही है वैसे ही पैटर्न में जाए तो उसको बोलेंगे सतत। अगर बिखरी हुई जाए, उल्ट पुल्ट दिशाओं में चली जाए, तो उसको बोलेंगे असतत। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें और पढ़िए, जैसे नोट डाल के लिखिए एक नोट। कुछ चीजों के मैं आपको नाम बता रहा हूं, वहां से पेपर में भी सवाल आता है और आगे भी हमारा काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई सतह है, कुछ भी सरफेस है ये मेरे पास में, मान लो यही है एक, है ना, यही है। इससे आया, प्रकाश टकराया और इधर आके टकरा के और इधर चला गया। ठीक है, ये एक सरफेस हो गया मेरे पास में। तो इस पर जो आने वाली किरण है, देखिए आपने जलाई यहां पे टॉर्च, टॉर्च जलाई, तो ये किरण है आने वाली किरण। ठीक है, ये टकराएगी इससे, और देखो मान लो ऐसे टकराएगी, और टकराने के बाद इस तरीके से चली जाएगी। लाखों करोड़ों किरणें निकलेंगी, लेकिन हम किसी एक किरण को पकड़ लेते हैं और वहीं से हम चीजों को समझ लेंगे। इसके बीचों बीच में हमने एक लाइन खींच दी, ये यहां से हमने बीचों बीच में एक लाइन खींच दी। अब देखिए, जो आने वाली किरण होती है उसको कहोगे आप आपतित किरण। क्या कहोगे? उस किरण को कहोगे आप आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। ठीक है, जो किरण टकरा के लौट जाती है उसको बोलोगे आप परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। और एक ना ये लाइन हमने बस बीचों बीच में मानी है नहीं ये लाइन। जैसे मान लो ये है, इस पर करोड़ों किरणें आके पड़ रही होंगी, मैं किसी एक किरण को देखता हूं, वो आती है टकरा के ऐसे चली जाती है, इस पर एक लाइन बीचों बीच में मान लो। एक बात समझना, मानी हुई चीजों को आप ऐसे डैश डैश करके दिखाओगे, जो चीजें होंगी उनको आप सॉलिड लाइन के थ्रू दिखाओगे, पूरी रेखा, और जो चीजें केवल मानी जाएंगी उनको आप ऐसे डैश डैश करके दिखाओगे। तो ये जो लाइन है ना, जो इसके बीचों बीच में मानी जा रही है, इसको बोला जाएगा अभिलंब। इस लाइन का नाम हो जाएगा अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, अब इनके बारे में लिखो। तो आपतित किरण क्या होगी? आने वाली किरण। परावर्तित किरण क्या होगी? जाने वाली किरण। अभिलंब क्या होगा? जो उस सतह के बीचों बीच में ऐसे रखा होगा, एक लाइन। जैसे इस सतह पर, मेरे हाथ पर अब मेरी उंगली अभिलंब है, इसकी शर्त क्या है कि ये अभिलंब होगी? ये क्या उंगली अभिलंब होगी? जी नहीं, केवल ये उंगली अभिलंब होगी जो सीधी होगी, और शर्त ये है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब अगर आप देखो इसके साथ अभिलंब देखोगे, जैसे ये एक सतह है तो इस पे अभिलंब कौन होगा? जो बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे होगी, और ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। कहां? 90 डिग्री का कोण यहां पर ये बना रही होगी ऐसे। यहां से देख लो, ये 90-90, ये भी 90 का बन रहा होगा, ये भी 90 का बन रहा होगा। ठीक है जी, अभिलंब समझ आया? अच्छा, अब देखिए एक एक करके आपतित किरण क्या होती है, लिखिए। नंबर 1, आपतित किरण।
इंसिडेंट रे। तो आपतित किरण क्या होती है? आने वाली किरण, यानी कि कमिंग रे। मैं बिल्कुल आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं कि भाई जो किरण आती है ना उसको बोलोगे आपतित किरण। नंबर 2, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे होती है भाई जाने वाली किरण, ठीक है, यानी कि रे गोइंग, जो किरण जा रही है, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं। और तीसरा आ जाएगा आपका अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। तो आप कहोगे सतह से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा, यानी कि लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम सरफेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ये तीनों परिभाषाएं। अब देखिए, मैं बार बार केवल इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो बार बार आपको समझ जाना है, कोई ये ना पूछे जी आपतित किरण क्या होती है। आपको समझ जाना है आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, और अभिलंब का मतलब है जो किरण उस पर पड़ रही है। ठीक है भैया, ये तीनों क्लियर हो तो फटाफट मुझे आगे चलने की आज्ञा दीजिए जल्दी से, यहां तक की कहानी अगर क्लियर हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ क्लियर। चलिए जी, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर जो परावर्तन है ये कहां कहां से हो सकता है। देख भाई, परावर्तन तो हर चीज से हो रहा है। यहां लाइट जल रही है, मुझसे भी टकरा के परावर्तित हो रही है, इस पानी की बोतल से भी, सामने कैमरे से भी, कंप्यूटर से भी, सीपीयू से भी, सबसे टकरा के परावर्तित हो रही है। लेकिन हमें जो पढ़ना है परावर्तन, वो पढ़ना है दर्पणों से, यानी कि मिरर से। और दर्पण सभी ने देखे हैं, मिरर सभी ने देखे हैं। नहीं देखे हैं तो एक मेरे पास है, आपको याद आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखिए, आपके घर में भी दर्पण है जिसमें आप सुबह सुबह पॉलिश मारने के बाद में ये देखते हो कि कैसा लग रहा हूं। जब नहाने का मन नहीं है या लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए, तो फटाफट मुंह पुंध ला और पॉलिश मार के देखते हो कैसा लग रहा हूं। देखिए, एक मिरर कैसे बनता है। कोई भी कांच का टुकड़ा ना सबसे पहले आर पार होता है इसकी तरह। जैसे ये आप कांच का टुकड़ा देख रहे हैं, इसमें से आपको मेरा चेहरा जो है आर पार दिख रहा होगा। अगर इसी के पीछे मैं पॉलिश कर दूं, पॉलिश का मतलब जैसे दीवारों पर कलई होती है ना, कलई, ऐसे इस पर कलई कर दूं तो देखो ये ऐसा बन जाएगा इस तरीके से। अब इसके पीछे क्या है, पॉलिश हो रखी है, और आपको इसमें से कुछ भी आर पार नहीं नजर आ रहा होगा। इसको कहते हैं दर्पण। तो दर्पण कांच का एक वह टुकड़ा होता है जिस पर पीछे कलई लगी होती है, जिस पर पीछे पॉलिश हो रखी होती है। आपके घर में जो दर्पण आपने देखा होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, उसको कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। और ये होता है गोल दर्पण, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गोलम गोल है। इधर से इसमें नजर आएगा आपको, देखो इसमें ना आपको सामने की चीज नजर आ रही होंगी। ये देखो, आपको दिख रहा होगा इसमें ना ये एलईडी है आपकी, जहां पे कमेंट आ रहे हैं ऐसे ऐसे दिख रही होगी ना। और अभी कुछ और चीजें आपको जैसे नजर आ रहा है, जैसे ये देखो, ये हमारा स्टूडियो है जो आपको नजर आ रहा होगा, ये उसकी छत है, टेबल है, ये सारी चीजें तो इधर से इसमें दिख जाता है। तो कुल मिला के दर्पण क्या है कि दर्पण भाई कांच का एक ऐसा भाग है जिसकी एक सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है, यानी कि कलई होती है। तो हम जो परावर्तन पढ़ेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं हम दर्पणों से परावर्तन। और हमें दर्पणों से परावर्तन को ही पढ़ना है, हमें मिरर से रिफ्लेक्शन को ही पढ़ना है। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर, दर्पणों द्वारा परावर्तन।
दर्पणों द्वारा परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। देखिए दर्पणों के द्वारा परावर्तन कैसा होता है भैया। अच्छा सबसे पहले तो ये समझिए दर्पण क्या है, तो उसकी परिभाषा थोड़ी सी लिख देते हैं। दर्पण यानी कि मिरर। तो दर्पण क्या होता है कि कांच का टुकड़ा या टुकड़ा मत लिखो, ऐसा लगेगा टूटा हुआ, ऐसा लिखो कांच जिस पर कलई होती है, और कलई जो है मतलब पॉलिश होती है, और पॉलिश किसकी होती है, पॉलिश जिसकी होती है इस केमिकल का नाम होता है सिल्वर ऑक्साइड। किसकी पॉलिश होती है जी, सिल्वर ऑक्साइड। कांच जिस पर कलई होती है, ठीक है, यानी कि मिरर 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 विच इज पॉलिश्ड, ऐसे लिख दो, मिरर विच इज पॉलिश्ड। और पॉलिश किसकी है जी, सिल्वर ऑक्साइड की, ठीक है। इसको ग्लास लिखो, ग्लास विच इज पॉलिश्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि भैया जिस पर सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश होती है। एक बार फटाफट थम्स अप करो। अच्छा जी, ये तो हो गया दर्पणों के द्वारा परावर्तन। अब बात आती है कि कितने तरह के दर्पण होते हैं। तो देखिए दर्पणों के द्वारा परावर्तन जो है दो तरह का होता है, या तो हमारे घरों में जो सिंपल सा लगा है भैया समतल दर्पण, या ये वाला गोलीय दर्पण। दो तरह के परावर्तन हो सकते हैं। लिखिए यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दिस इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा है, नंबर एक है समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा यानी कि बाई प्लेन मिरर। और दूसरा है गोलीय दर्पण द्वारा, यानी कि बाई स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण के द्वारा, है ना, प्लेन मिरर के द्वारा कैसे परावर्तन होता है और क्या क्या चीजें उससे पूछी जाती हैं। एक बार थम्स अप कर दो अगर ये नोट हो गया हो, फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर चलूं। बताइए भाई, कोई डाउट है आपका। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, प्लीज खुरदरी नहीं समझे। निकिता दीदी आपका मीडियम क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। अगर हिंदी है तो खुरदरा नहीं जानते हैं आप भाई। खुरदरा होता है हमें जैसे मान के चलिए, अगर मैं बात करूं, ये बोतल जो आपको नजर आ रही है ना, ये खुरदरी है। इंग्लिश में इसको रफ कहते हैं। मेरे हिसाब से खुरदरा हिंदी में समझना तो या इंग्लिश में आप रफ समझिए। भाई खुरदरे सतह का मतलब क्या है, जैसे देखो पहली बात तो ये समझ लो आप कि दुनिया में कोई भी सतह स्मूथ है ही नहीं, दुनिया में कोई भी सतह चिकनी नहीं है।
दुनिया में कोई भी सतह चिकनी नहीं है, दुनिया में पूरी तरह से कोई भी सतह स्मूथ नहीं है। अगर आपको लगता हो कि जैसे मेरे फोन की स्क्रीन है, मान लो इस पे स्क्रीन गार्ड चढ़ा हुआ है, अगर इस पे भी आप हाथ फिराओ आपको लगेगा ये चिकना है, या इस पे मैं तेल डाल दूं आपको लगे ये चिकना है, ये चिकना नहीं है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये आपको खुरदरा ही मिलेगा। खुरदरे का मतलब होता है जैसे आप जो कंक्रीट होती है ना, बजरी जो होती है उस पे हाथ फिराओगे वो खुरदरी होती है ना, तो ये भी माइक्रोस्कोप लेवल पे बहुत छोटे स्तर पे खुरदरी ही होती है। तो कोई भी परावर्तन देखा जाए तो 100% नियमित नहीं हो सकता, 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन कोई नहीं हो सकता। यानी किरण जिस कोण से आएगी उस कोण से चली जाए, ऐसा कभी संभव होता ही नहीं है। हम पढ़ने को पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, चलो आगे चला जाए। अब देखो ये परावर्तन जो है दो तरह का होता है, समतल दर्पण से और एक गोलीय दर्पण से। तो अभी हम लिखेंगे समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए कैसे होता है समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर से, समझिए इस बात को। देखिए जैसे मान के चलिए ये एक समतल दर्पण है, ये एक प्लेन मिरर है, और अगर इस पर प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है, ये लो भैया, एक प्रकाश की किरण इस पर डालते हैं, ये लो आई प्रकाश की किरण, मैं एक ले लेता हूं, मान लो मैंने यहां से टॉर्च जलाया, हजारों करोड़ों किरणें निकली, एक किरण निकली, मतलब करोड़ों किरणें निकली, मैं उसमें से बस एक को मान लेता हूं, एक किरण आई और टकरा के ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं समतल दर्पण के द्वारा परावर्तित हो गया प्रकाश। और आपको जो अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है ना, वो इसलिए ही दिखाई देता है क्योंकि रोशनी पड़ी आपके चेहरे पे, चेहरे पे पड़ने के बाद दर्पण पे पड़ी, फिर वापस आपकी आंखों पर पड़ी, तो कुल मिलाकर प्रकाश जाकर दर्पण से टकराया है और फिर वापस आया है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन, और ये बीचों बीच की लाइन मैंने आपको बता दी थी। अब सुनो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा कि समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के जो नियम हैं वो बताओ कि कौन कौन से नियम समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के हैं। तो पहला नियम, इसमें दो नियम हैं, आपको बस कितना याद रखना है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम जो ये कहता है कि, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये कहता है कि प्रकाश की किरण जिस एंगल से आएगी उस ही एंगल से चली जाएगी। हालांकि ये केवल सतत परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और चिकनी सतह के लिए सत्य है, लेकिन परावर्तन के नियम में हमेशा मानते हैं, तब ही हम परावर्तन को पढ़ सकते हैं। अगर हम खुरदरी सतह से मान लेंगे ना परावर्तन, तो हम कभी परावर्तन को पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कहोगे कैसी विडंबना है भैया, आप एक तरफ तो कहते हो कि चिकनी सतह कोई होती नहीं, और आप कहते हो मानते ही हम ये हैं कि चिकनी सतह से परावर्तन होता है। भाई यही तो बात है, आप एक्चुअल फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, वास्तविक भौतिकी आप नहीं पढ़ते हो। वास्तविक भौतिकी पढ़ी जाती है बीएससी एमएससी पीएचडी में, जहां पर हम हर चीज को कंसीडर करके पढ़ते हैं। ये भौतिकी बस ऊपर ऊपर से है। अब मुझे इतना बता दो भैया, दिमाग खराब होने लग गया, पेपर में क्या लिखना है। पेपर में तो आपको यही लिखना है कि परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण का कोण कैसा रहता है, समान। ठीक है, आने वाली किरण के कोण को हम दिखाते हैं आई से, और जाने वाली किरण के कोण को हम दिखाते हैं आर से। तो आई क्या है, देखो ये कोण का निशान है और ये आई है। आई कौन सा कोण हुआ, आपतित किरण के साथ का कोण। भाई इस किरण को हमने कहा था आपतित किरण, तो आपतित किरण का जो कोण है ये कौन सा है, आपतन कोण। लिखिए, ये है आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जो परावर्तित किरण के साथ का कोण बन रहा है, ये कोण है आपका परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि भाई कोण आई जो है ना, ये कोण आर के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको भाषा में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अरे भाई देखो मुकेश भाई, या तो देखो पूरी जानकारी लेकर आओ कि मुझे पूरी जानकारी याद है, अन्यथा जिस चीज का मैंने नाम नहीं लिया उसको अभी रोक के रखो। तुमने कोई कोई नाम पढ़ रखे हैं ना, उनको टॉपिक के साथ पढ़ा है ना उनको किसी चीज के साथ पढ़ा है, बस कुछ भी पढ़ रखा है प्रकाश के बारे में, सब चीज को यहां जोड़ने की कोशिश करते हो। अरे भाई स्नेल का नियम दूर दूर तक नहीं है अभी मालिक। अगर स्नेल का नियम इसे कह सकते तो मैं 100% लिखवाता, है ना। आप उस बात को सोचो ही मत, आपके दिमाग में भी आ रही है तो रोक के रखो। इस मास्टर पे भरोसा रखो कि अगर कोई चीज टॉपिक से संबंधित है तो ये छोड़ेगा नहीं। जब पूरा प्रकाश खत्म हो जाए और मैं स्नेल का नियम ना बताता तब तुम मुझसे कहते यार भैया तुमने स्नेल का नियम नहीं बताया, एक ही कमेंट छापे जा रहे हो, इसे स्नेल का रूल कहते हैं, इसे स्नेल का रूल कहते हैं। अरे मेरे भाई इसको नहीं कहते हैं स्नेल का नियम, यहां नहीं आता है। आपको जो कुछ कुछ, आप निखिल भी वही बात कह रहे हैं, आपने कुछ कुछ प्रकाश के बारे में कहीं से भी पढ़ रखा है, यहां अटका रहता है। जैसे ही टॉपिक को ले, ऐसे मत करो, बस उतना पढ़ो जितना अभी आपको सिखाया जा रहा है। पूरी फिजिक्स जब खत्म हो जाए तब मुझसे कहना यार भैया तुमने ये छोड़ दिया। ठीक है, चलो ये समझ आ गया कि भैया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। अच्छा आगे देखिए आप, अगला देखिए दूसरा नियम। देखिए आप दूसरा नियम आपसे क्या कहता है। दूसरा नियम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत आसान है, पता है ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई देख ये एक दर्पण है, अच्छा जी ठीक है। ये एक मिरर है, हाँ जी भैया है। ये कहता है इससे जो आने वाली किरण है ना और जाने वाली किरण, और जिस लाइन को तुम अभिलंब कह रहे हो, नॉर्मल कह रहे हो, ये एक ही तल में होती हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यहां तक तो सही है, लेकिन ये एक ही तल में होते हैं ये समझ नहीं आता। बहुत सिंपल सी बात है, सुनो। देखिए आप अपने कमरे की दीवारों को देखिए, 4 दीवारें आपको दिख रही होंगी, ऊपर छत नीचे फर्श दिख रहा होगा। ये 6 तल हैं, ये 6 प्लेन हैं। तल का मतलब क्या होता है, जो 2 भुजाओं से मिलकर बना हो। किसी भी सतह पर आप नजर डालिए वो 2 भुजाओं से मिलकर बनी है। अगर आप सामने की दीवार को देखोगे 1 2, अरे भाई ये और ये तो यही रिपीट हो गई ना। जैसे तल का मतलब क्या है, तल का मतलब है ये 2 भुजाओं से मिलकर बना है, 1 2। आप कहोगे ये भी तो है, अरे ये है, ये यही है, तो ये तो सेम ही एक ही बात हो गई ना। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, इसे कहते हैं तल, इसे कहते हैं प्लेन। आज तक आपने इस नियम को रटा होगा लेकिन आप समझ के जाओगे। और ये कहता है कि जैसे देखो ये एक तल है, जैसे ये एक प्लेन है, तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। मतलब अगर आने वाली किरण इस तल से टकराई है तो जाने वाली किरण भी यहीं से जाएगी। अरे वो तो ऑब्वियस है भाई, इसमें कहने की जरूरत क्या है। किरण जहां से आई है वहीं से तो टकराएगी। और अभिलंब तो किसी और ने बनाया नहीं है, हमने ही तो बनाया है। अभिलंब यही होगा, दोनों किरणों के जहां पर ये आने वाली किरण का आखिरी और जाने वाली किरण का शुरुआत, यहां से एक लाइन उठा दो, ये अभिलंब है। तो ये तो हम बना रहे हैं, ये तो हो गई ही उस तल में, है कि नहीं। आज तक शायद आपको नहीं समझ आया होगा, ये समझने की चीज है क्योंकि आपको तल वगैरह का भी नहीं समझ आते। अब समझ में आया, आने वाली किरण जाने वाली किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब या सिर्फ अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है प्लेन, इसको बोलोगे आप तल यानी कि प्लेन। आने वाली किरण जाने वाली किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। लिखिए
आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे, और इसको नॉर्मल बोल दो या कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है कि भैया ये तीनों कैसी होती हैं, एक ही तल में होती है। ये हो गया जी आपका दूसरा नियम। ठीक है, अब एक बार फटाफट से बताओ। हाँ जी ठीक है, ये बहुत आसान नियम है यार। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने परावर्तन को शुरू किया और हमने कहा कि हम दो तरीके से परावर्तन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर समतल दर्पण और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। हमने समतल दर्पण से परावर्तन को शुरू किया है और अभी इसमें हमने दो नियम देखे हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नियम भी और दूसरा नियम भी। ठीक है, पहला नियम भी और दूसरा नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश भाई, ये होता है आपतन बिंदु, जहां पर ये आने वाली किरण और जाने वाली किरण मिलती है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी कि आप कहोगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल एट द सेम एंड द, इसको कह सकते हो इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है जी, बताइए एक बार। हाँ भैया ठीक है, यहां तक मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर आप कर पाए तो। जैसे मान लीजिए, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? हाँ जी, अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे, रुक जाओ अभी। हाँ, जैसे ये सवाल है, बताओ एक सवाल, ये आया हुआ सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? ये आपकी परीक्षा का पूछा गया सवाल है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। तो आप कहोगे यार आपतन कोण और परावर्तन कोण है ना, ये दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। आसान है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल यहां से बनते हैं। और चलो अभी बाकी के सवाल मैं आपको आगे करा दूंगा। ठीक है, बाकी के जो सवाल हैं आए हुए, वो अगले टॉपिकों को पढ़ने के बाद में होंगे। तो जैसे ही टॉपिक खत्म होगा वैसे ही वहां से क्या सवाल पूछा गया है उस तरह का मैं आपको करा दूंगा। कंटेंट ओवर हो चुका है, 1 मिनट की मेरी बात है। अगर किसी का कोई डाउट ना हो, कोई सवाल ना हो, तो वो जा सकते हैं। भैया जी आप देखो, आप बाद में सॉरी बोलते हैं हालांकि, लेकिन देखिए उस तरह की नौबत ही मत आने दीजिए। बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं। आपको एक तो तसल्ली के साथ बस जितना स्क्रीन पे पढ़ाया जाए उतना पढ़ना है, बगैर इस डाउट के कि ये यही आपका सवाल नहीं खत्म होता है कि इतने से ज्यादा तो नहीं आएगा, क्या इसी से हो जाएगा। अरे भाई आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं यार? कोई टीचर यहाँ खड़ा हुआ अपने कंटेंट को खराब तो बताएगा नहीं। आप जाओ एक बार प्रीवियस ईयर को मिलाओ, आप देखो उनसे कोई बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर मेरे पढ़ाए हुए से कोई क्वेश्चन बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली आप मुझ पे आके उंगली उठाओ कि भाई आपने जो पढ़ाया है उससे प्रीवियस ईयर नहीं बन रहे। कोई अपने कंटेंट को बुरा नहीं बताएगा, तो मुझसे क्यों पूछते हो उसको? दूसरा, आपने कोई कहाँ की चीज कैसे पढ़ रखी है, 12वीं में पढ़ी होगी, कहीं पढ़ी होगी, उसको यहां मत जोड़ा करो। अब जैसे एक महानुभाव कह रहे थे जी भैया पृथक्करण का नियम कब पढ़ाएंगे? अरे मेरे भाई, एक ही क्लास में पूरी फिजिक्स समझ लेगा? बता, यही पृथक्करण का नियम समझ लेगा, यही आइंस्टीन बन लेगा, यही बोस बन लेगा, यही एडिसन बन लेगा, यही न्यूटन बन लेगा, एक ही क्लास में सब कुछ बनना है?
अरे भाई वो केमिस्ट्री की चीज है, पहली चीज तो पृथक्करण का नियम। तो आपके अननेसेसरी ज्यादा सवाल हैं, उन सवालों को प्लीज आप थोड़ा कंट्रोल करिए, नियंत्रित करिए, अगर आप खुशनुमा तरीके से अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, फैक्ट को याद करना है, सवालों को बनाना सीखना है, दिमाग को इधर उधर दिशाओं में मत दौड़ाइए। पेपर में सिर्फ उतना पूछा जाएगा जितना आपको कराया जा रहा है, दूसरा उतना ही आप पढ़ोगे भी, उसके बाद शायद कॉपी किताबों की शक्ल भी ना देखो आप इनकी, अपनी नौकरी में तल्लीन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए और चीजों को याद करने पे फोकस करिए। अब एक बार हम कल मिलेंगे, अभी यही टॉपिक चलेगा और फिर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, तो बढ़िया तरीके से ना एक बार सभी साथी रिवाइज जरूर करके आया करो, तभी आपको कल की चीजें बेहतर समझ में आती हैं। बाकी साहब आप बहुत शानदार हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।